हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने कार्डिनल अप्रोच को पढ़ लिया है, जहां हमने मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस किया था और उसमें हमने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन को पढ़ लिया है। आज हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। जैसा कि हमने देखा था, मार्जिनल यूटिलिटी के दो लॉ होते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, किसने दिया इसको, सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया है, अल्फ्रेड मार्शल ने किया है। उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंजप्शन एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर यूज्ड, every successive unit gives utility with a diminishing rate provided other things remaining the same although the total utility increases। इस डेफिनेशन को मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। देखिए, हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, तो हम एक चॉकलेट लेकर के आते हैं। जब हम पहली चॉकलेट को खाते हैं तो हमें उससे बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या करते हैं, हम सेकंड चॉकलेट लेकर के आते हैं। जब हम सेकंड चॉकलेट को ईट करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी पहले मिलने वाली यूटिलिटी से कम हो जाती है। फिर हम थर्ड वाली चॉकलेट को ईट करते हैं, फिर फोर्थ को। अब जैसे जैसे हम उसकी एक एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते चले जा रहे हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी कम होती जा रही है। आप रियल लाइफ में देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि जितनी खुशी आपको फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करके मिली थी, उतनी ही खुशी सेकंड या थर्ड को कंज्यूम करके मिलती है। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होती चली जाती है। बिल्कुल यही बोला गया है इस डेफिनेशन में भी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंजप्शन एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर यूज्ड, जैसे हम मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, एवरी सक्सेसिव यूनिट गिव्स यूटिलिटी विद द डिमिनिशिंग रेट। मतलब जो उसकी एक्स्ट्रा यूनिट हम कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी डिमिनिश होती है। ओके, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम ऑल्दो, लेकिन हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो रही होती है। और क्या होता है, ये मैक्सिमम पॉइंट पर भी जाती है और उसके बाद डिमिनिश भी होती है। क्लियर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो यूटिलिटी है उसको हम मेजर कैसे करेंगे। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक मेजरेबल यूनिट बनाई गई, जो जिसको हम यहाँ पर यूटिल्स बोलते हैं। और हमें पता है कि कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया जाता है, क्वांटिटीज में मेजर किया जाता है। और उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर जो यूनिट दी गई है वो है यूटिल्स। और यूटिल्स किसके इक्वल माने गए हैं, मनी के इक्वल माने गए हैं। मनी क्या है, एक मेजरिंग रोड है, या हम बोल सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर कर पा रहे हैं यूटिलिटी को। क्लियर। अब यहाँ आती है एक इंपॉर्टेंट बात कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम गॉसेंस फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ इवेंचुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने बोला है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बोला है प्रोफेसर बोल्डिंग ने। मींस लॉ ऑफ डीएमयू को प्रोफेसर बोल्डिंग ने लॉ ऑफ इवेंचुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बोला है। क्लियर। उसके बाद आती हैं इसकी assumptions, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जैसा कि हम देख चुके हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। तो ये हम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वाली assumption है कि कार्डिनल, जैसा कि नाम से ही रिप्रेजेंट है, कार्डिनल मेजरमेंट मीन्स नंबर्स में हम इसको मेजर कर पाते हैं, जैसे 20, 30, 1, 2, 3 ऐसे करके हम मेजर कर पाते हैं। उसके बाद आती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, ऐसा क्यों बोला गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, कि मनी की जो एमयू है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं, मनी की वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ये टाइम टू टाइम भी वेरी करती है। मींस मनी की वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहती है, हर पर्सन के लिए सेम नहीं रहती है। जैसे कि अगर हम अंबानीज की बात करें तो अंबानीज को क्या, मनी की वैल्यू उनके लिए क्या है, कम है। मीन्स कैसे, जैसे अगर मान लेते हैं कि वहां पर अगर अंबानीज के हाथ में कोई चीज है और अगर वो गिर जाती है, तो उनके लिए वो इतनी वैल्यू नहीं ले होगी, क्योंकि वो कॉस्टली हो तब भी नहीं होगी। लाइक अगर मान लो 1 लाख की भी अगर उनके हाथ में कोई चीज है, अगर वो गिर जाती है और वो टूट जाती है, तो क्या उन्हें फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बट अगर वही चीज हमारे पास हो और वो हमारे हाथ से छूट जाए और गिर जाए, तो हम पर कितना असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आज से अगर 20 या 30 साल पहले हम देखें, तो जो मनी की वैल्यू थी
क्या वो आज है? मीन्स पहले छोटा सा अगर अमाउंट हमारे पास थी तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मानी जाती थी, और आज बड़ी से बड़ी अमाउंट होते हुए भी हम ये बोलते हैं कि इससे काम नहीं चल पाएगा, मीन्स हमें ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा। तो क्या है ये? मनी की वैल्यू चेंज हो रही है। बट यहाँ पर ये बोला गया कि मनी की वैल्यू को सेम माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको मेजरिंग रोड ट्रीट किया गया है। अगर जो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसी में ही फ्लक्चुएशन आएंगी तो वो कैसे सही से मेजर कर पाएगा? तो इसीलिए ये अजम्पशन डाली गई कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, देन आता है कंटिन्यूअस कंजप्शन। मतलब जो हम कंजप्शन कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी हमारा लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि अगर टाइम का गैप हो जाएगा तो उसकी यूटिलिटी में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने सुबह एक चपाती ली थी और अब आप क्या कर रहे हो, एक चपाती आप शाम को ले रहे हो, तो टाइम का गैप हो गया। जितनी वो चपाती आपको सुबह अच्छी लगी थी उतनी ही वो शाम को लगेगी, तो वहां पर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं हुआ। तो यहाँ पर बोला गया कि ये असम्पशन रहेगी कि वहां पर कंटिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए, टाइम का गैप नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ कॉमोडिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म। यहाँ पर कॉमोडिटी की क्वालिटी को भी सेम रखा गया है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने चॉकलेट ली है, लाइक पहले आपने अलग फ्लेवर की ली है और सेकंड वाली आप अलग फ्लेवर की ले रहे हो, तो हो सकता है कि फर्स्ट से यूटिलिटी आपको जितनी मिली है उतनी ही सेकंड से मिले। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका फ्लेवर चेंज हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्वालिटी ऑफ कॉमोडिटी को सेम रखना है, ठीक है, तभी डीएमयू अप्लाई होगा। फिर आता है कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन्स सेम। यहाँ पर कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, फिर आता है रेशनल कंज्यूमर। मीन्स कंज्यूमर है वो रेशनल होना चाहिए, उसे इरेशनली डिसीजन नहीं लेने हैं। मतलब ये नहीं है कि वो गुस्से में आकर के या फिर किसी इमोशनल टच के कारण वो किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है या फिर अपने डिसीजन को चेंज कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, जो सोच समझकर किसी भी तरह का डिसीजन ले। ओके, उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। मतलब अगर आप किसी एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी दूसरी कमोडिटी को कंज्यूम करने वाली यूटिलिटी से डिफरेंट होगी, उनमें कोई भी डिपेंडेंस नहीं होगी, इंडिपेंडेंट रहेंगी उनसे मिलने वाली यूटिलिटी। ओके, देन है इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स रिमेन अनचेंज्ड। मतलब यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसकी इनकम और जो गुड वो कंज्यूम कर रहा है उसकी प्राइस, दोनों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब आता है कि इसको हम समझ लेते हैं टेबल एंड डायग्राम की हेल्प से। देखिए यहाँ पर इस टेबल में मैंने यूनिट्स ली हैं, देन है टोटल यूनिट यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए क्या होता है, जब हम इस बर्गर को ईट करते हैं तो फर्स्ट बाइट से हमें 30 की यूटिलिटी मिलती है, और हमने देखा था कि टी यू एंड एम यू जैसा कि यहाँ रिप्रेजेंट है, स्टार्टिंग जब फर्स्ट यूनिट को हम ईट करते हैं तो ये इक्वल होती है। जब हम सेकंड यूनिट में बोल सकते हैं सेकंड बाइट को लेते हैं तो क्या होता है, उससे मिलने वाली एमयू कम हो जाती है, थर्ड बाइट को लेने से और कम हो जाती है, फोर्थ को लेने से और कम हो जाती है। अब क्या होता है कि हमारा पेट भर चुका है, अब हम अगर ज़्यादा खाएंगे तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगने वाला, तो यहाँ पर एमयू 0 हो जाती है। और उसके बाद अगर हमें खाने के लिए फोर्स किया गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। ओके, और अब यहाँ बात करें टी यू की, तो देखिए जैसे जैसे हमारी एम यू है ये कम होती जा रही है, उसी तरह ये टी यू बढ़ तो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ हमारी टी यू मैक्सिमम हो जाती है, और जहाँ ये मैक्सिमम होती है वहाँ पर एम यू 0 हो जाती है। उसके बाद टी यू गिरनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी एम यू नेगेटिव में चली जाती है। क्लियर? देखिए इसको डायग्राम से देखते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर हमने यहाँ पर यूनिट्स ली हैं, ये यूनिट्स हमारी बर्गर की यूनिट्स हैं। जैसे जैसे हम इसको ईट कर रहे हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमने शो करी है एम यू एक्स, जो कि वाई वाई डैश पर हमने शो की हुई है। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे हम इसकी एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते चले जा रहे हैं उससे मिलने वाली एम यू कम होती चली जा रही है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ये 0 हो जाती है, और इसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सेटिटी भी बोलते हैं। और जहां पर हमारी एम यू मैक्स 0 होती है वहां पर टी यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ओके, देन क्या है हमारे पास, जब हम इस मैक्सिमम पॉइंट से मीन्स जहां पर टी यू मैक्सिमम हो गई है और एम यू 0 हो गई है, उस पॉइंट से अगर आगे बढ़ते हैं तो एम यू नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? और जहां पर हमारी एम यू नेगेटिव होती है वहां पर टी यू घटनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? अब यहाँ पर हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू। जैसा कि हमें पता है जब भी हम किसी लॉ को पढ़ते हैं तो वहां पर कोई ना कोई उसकी एक्सेप्शन जरूर होती है। एक्सेप्शन का मतलब है कि जहां हमारा
लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होगा। देखिए कहाँ नहीं होता है, हम बात करते हैं कि मीशर्स की, मीन्स ऐसे पर्सन जो कि कंजूस हैं, मतलब जिन्हें उतने जितनी भी चीज़ मिल जाए उतना अच्छा है, मीन्स वो अपने से किसी चीज़ को दूर होने देना नहीं चाहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये पर्सन है, ये मनी से कितना प्यार करता है, मतलब इसको जितना पैसा दे दिया जाए उतना ही इसे कम लगता है। मीन्स अगर इसे स्टार्टिंग में हम 1 लाख रुपए देते हैं तो इसे बहुत अच्छा लगता है, सेकंड फिर उसे फिर 1 लाख देते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो मीन्स यहाँ पर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर उसकी डिमिनिशिंग रेट नहीं आ रही है, बल्कि उसकी इंक्रीज हो रही है, उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई नहीं होती है। अगर हम बात करें क्यूरियस या फिर रेयर थिंग्स की, तो यहाँ पर क्या होती है, ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें मीन्स ऐसी चीजें जो मुश्किल से मिलती हैं या रेयर होती हैं, उन्हें उन्हें इकट्ठा करने में मजा आता है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया कॉइन्स, मीन्स कोई पुराने कॉइन्स हैं, किसी पर्सन को अगर ऐसी हैबिट है कि वो पुरानी कॉइन्स को इकट्ठा करता है, उसे अच्छा लगता है, तो क्या होता है, अगर उसे एक कॉइन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, सेकंड मिलता है तो उसे अच्छा ही लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। वहां पर उसे ऐसा नहीं है कि एक मिला तो अच्छा लगेगा और सेकंड मिला तो उसे बुरा लगेगा, मीन्स पहले से कम खुशी होगी, ऐसा नहीं होगा, उसे खुशी ज्यादा ही होती चली जाती है। तो यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता है। फिर आता है ड्रंक कार्ड, मीन्स शराबी पर्सन है, अगर उसे पहले एक ग्लास दिया जाता है पीने के लिए, उसे बहुत अच्छा लगता है, सेकंड दिया जाता है, थर्ड दिया जाता है, मीन्स वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि बस करें, तो उन्हें जितना पीने को मिल जाए उतना उन्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ ड्रंक कार्ड के केस में भी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद आता है हॉबीज, मीन्स अगर आपकी हॉबीज है, सिंगिंग है, डांसिंग है, स्केटिंग है, किसी भी तरह की हॉबी हो सकती है, तो अगर आपको वो काम करने के लिए दिया जाता है तो आपको अच्छा लगता है। मीन्स यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिंगिंग का शौक है और सिंगिंग करने को दी जा रही है तो आप थक जाएंगे या आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। तो मीन्स आपकी यहाँ पर लॉ ऑफ डीएमयू नहीं आती है, आपकी बढ़ती चली जाती है यहाँ पर यूटिलिटी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है गुड बुक और सॉन्ग्स, मीन्स ऐसी बुक्स होती हैं जिनको पढ़ करके आपको अच्छा लगता है और लगता है कि जितनी बार भी उस बुक को पढ़ा जाए उतना ही आपको सीखने को मिलता है। या सॉन्ग्स की बात ली जाए तो जितना सुनते हो आपको उतने ही अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप एक बार सॉन्ग को सुनते हो आपको अच्छा लगता है, सेकंड टाइम सुनते हो फिर भी अच्छा लगता है, तो यहाँ पर आपकी कोई एमयू कम नहीं हो रही है, मीन्स यहाँ पर बिल्कुल आपकी बढ़ती ही चली जा रही है, अच्छा लग रहा है आपको। ठीक है, तो मीन्स ये कुछ ऐसे केसेस है जहां पर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आते तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।